नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में। जैसा कि हम क्लास 11th की हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और आज हम सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है हमारे सेकंड पार्ट में। देखो, जब हम बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रोमन साम्राज्य के पतन के बाद धीरे धीरे से जो व्यापार स्टार्ट होता है मंगोल का चाइना से, और जो बैजेंटाइन जो साम्राज्य है उसका जब व्यापार सिस्टम स्टार्ट होता है, एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो चुका था वो, तो उससे इटली के और रोम के जो कुछ प्रमुख शहर थे, प्रमुख नगर थे, उनका विकास हो जाता है, जिसमें फ्लोरेंस था, वेनिस था, उनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से फ्लोरेंस को एक बौद्धिक नगर की उपाधि प्राप्त थी, कि वहां का वास्तुकला, वहां का मूर्तिकला कैसा था। यानी मूर्तिकला, वास्तुकला का विकास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। पोर्ट्रेट बनाने की एक कला लोगों के अंदर आ गई थी, मानवतावादी विचारधारा का जन्म हो चुका था, है ना। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि इस पुनर्जागरण वाले टाइम पीरियड में और क्या क्या हुआ था हमारी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं में। आज हम बात करेंगे स्पेशली पुस्तकों के बारे में। चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या थी। देखो, सबसे पहले 1455 ईस्वी में क्या होता है कि जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग हैं। ठीक है, कौन है? जोहानेस गुटेनबर्ग हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले छापे खाने का निर्माण किया। छापे खाने का निर्माण का मतलब कि एक मुद्रण प्रणाली स्टार्ट हो गई थी, यानी कि किताबों को छापने की प्रक्रिया की स्टार्टिंग हो गई थी। और इसको सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले थे वो थे जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जो प्रणाली है कब स्टार्ट हुई थी? 1455 में। अब देखो, अब जब ये कारखाना बनकर, ये छापा खाना बनकर तैयार हुआ था, तो सबसे पहले कौन सी बुक छपी थी? तो सबसे पहले जो बुक छपी थी वो बाइबिल छपी थी, और बाइबिल की 150 प्रतियां छपी हुई थी। ठीक है। जैसे ही छापे खाने के माध्यम से किताबें छपने लगी, है ना, मुद्रण प्रणाली स्टार्ट हुई, तो सैकड़ों पाठक पैदा हो गए, क्योंकि सैकड़ों किताबें छपने लगी। और किताबें जो है एक बाउंड्रीज को पार करके, बाउंड्रीज मतलब कि जैसे एक एशिया, अफ्रीका, ऐसी जगहों पर भी जाने लगी, अंग्रेजों के साथ साथ में, जहां पर लोगों ने इस संस्कृति से लोग प्रभावित होने लगे, इन विचारों से लोग प्रभावित होने लगे, और एक बहुत बड़ी मात्रा में बल्क ऑफ जो थॉट्स था उनका प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया था मुद्रण प्रणाली के माध्यम से, है ना। जिसमें हम ये भी देखते हैं कि क्लासिकी ग्रंथों का, क्लासिकी ग्रंथ जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका भी मुद्रण स्टार्ट हो गया था इटली में, है ना। इसके बाद छपी हुई पुस्तकों के विवरण के कारण ही 15वीं शताब्दी के अंत तक इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्पस पर्वत के पार तीव्र गति से प्रसार हुआ। यानी वही वाली बात है जो मैंने बताई थी आपको, कि कैसे 15th सेंचुरी का जो लास्ट टाइम पीरियड था उसमें क्या होता है कि जो मानवतावादी संस्कृति है, जो इटली में हमने पढ़ी थी मानवतावादी संस्कृति के बारे में, रेनेसा के बारे में हमने पढ़ा था, क्या थी मानवतावादी संस्कृति। तो इस मुद्रण प्रणाली के साथ साथ में वो जो एक बल्क ऑफ थॉट है इटली से रिलेटेड, तो वो पूरे विश्व में फैलने लगा था धीरे धीरे। अब मनुष्य की नई संकल्पना, मतलब इसमें जो मनुष्य का जीवन है उसको एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा। वो नजरिया क्या था उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, मानववादी संस्कृति की एक विशेषता यह थी कि मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कैसा होने लगा था? कमजोर होने लगा था। यानी जब मानवतावादी की जब सोच स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें सीधे सा मतलब यही है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट हुए थे उनका संबंध धर्म से नहीं था, है ना। यानी धर्म को अलग करके जो मनुष्य के स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया था। तो इस तरीके से जो धर्म का नियंत्रण था एक मनुष्य
पर, उसके मस्तिष्क पर वो कमजोर पड़ता जाता है। और मानवतावाद में हमने पढ़ा था कि उसमें अच्छे व्यवहार करना, विनम्रता से बोलना, पहनावे के ऊपर ध्यान देना, और जो जो उसकी मेंटल, जो उसकी एबिलिटी है, यानी मानसिक उसकी जो क्षमता है, उसको किस तरीके से, जो दक्षता है उस पर, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, इन बातों पर बल दिया जाने लगा। यहाँ पर हम बात करेंगे वेनिस की। वेनिस के एक विचारक थे, मानवतावादी विचारक थे, जिनका नाम था फ्रेंचेस्को बरबारो। क्या नाम था? फ्रेंचेस्को बरबारो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अपनी बुक में कि संपत्ति प्राप्त करना यानी धन कमाना एक मनुष्य का विशेष गुण होता है। धन कमाना मनुष्य का एक विशेष गुण होता है, और इस बात का उन्होंने समर्थन किया। साथ में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि लोरेंजो विल्ला कौन थे। देखो, लोरेंजो विल्ला एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बुक का नाम था ऑन प्लेजर। क्या नाम था उनकी बुक का? ऑन प्लेजर। और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने, देखो, मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो इतिहास है वो मनुष्य को ये ज्ञान देता है कि जो वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जिए, यानी उसके अंदर जो भी स्किल्स है उसका अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करके, उसका विकास करके जीवन जिए। क्योंकि जो मनुष्य आज जीवन जिएगा, अपनी स्किल्स का डेवलपमेंट करेगा, वही हमारे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसने ये बात समझाने की कोशिश करी कि मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है कौन? इतिहास, है ना। और उसी से हमारे हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कुछ सीखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी एक बुक का जिसका नाम था ऑन प्लेजर। उसमें इन्होंने कहा है कि जो ईसाई धर्म कहता है कि भोग विलास वाला जीवन आप मत जियो। तो इस बात का, ईसाई धर्म की जो ये बात थी कि भोग विलास पर जो जीवन होना चाहिए मनुष्य का, नहीं होना चाहिए, इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। कौन? लोरेंजो वल्ला, अपनी बुक ऑन प्लेजर के माध्यम से। अब यहाँ पर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी मध्य युग वाले टाइम पीरियड में, और धीरे धीरे जब मध्य युग समाप्त होता है तो किस तरीके की उनकी जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वो समाज में बन गई थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इन व्यक्तिगता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। यानी ये जो मानवतावादी सोच पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलने लगी थी, इन इन विचारधाराओं के साथ साथ में एक व्यक्तिगत, एक पर्सनल लाइफ, एक लेडी की जो पर्सनल लाइफ है वो, और एक जो सिटीजनशिप है, आप उस देश के नागरिक हैं, ये जो भावना है, उन भावनाओं से महिलाओं को दूर रखा गया था। हमने देखा था कि जो मध्य युगीन यूरोप था, यानी जो मध्य युगीन वाला टाइम पीरियड था यूरोप में, उसमें जो पब्लिक जीवन था, जो पब्लिक लाइफ स्टाइल थी, उसमें हमने देखा कि अभिजात वर्ग का बहुत एक मजबूत स्थिति थी। और घरों के बारे में हम देखते हैं, घर परिवार के बारे में हम देखते हैं, तो वहां पर जो पुरुषों के निर्णयों को महत्व दिया जाता था, पुरुषों की बातों को महत्व दिया जाता था। और इस टाइम पीरियड में सिर्फ लड़कों की शिक्षा की व्यवस्था थी, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। और जब धार्मिक कार्य हेतु चर्च को जरूरत पड़ती थी तो छोटे छोटे लड़कों को चर्च को दे दिया जाता था, यानी उनके काम के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए लड़कों को भेजा जाता था, चर्च को सौंप दिया जाता था। हमने ये भी देखा कि जो टाइम पीरियड है उसमें जो महिलाएं थी, उनको अपने पति का जो कारोबार था उसको चलाने के संबंध में वो कोई राय नहीं दे सकती थी। मतलब उनको अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं था, अगर उसका पति जो भी व्यवसाय कर रहा है उसके संदर्भ में। तो जो मध्य युगीन यूरोपीय समाज में महिलाओं की भागीदारी क्या थी? बहुत सीमित थी, यानी बहुत लिमिट थी, है ना। और उनको सिर्फ घर परिवार की देखभाल करना और उसको संभालना ही उनके जीवन का, यानी महिलाओं के जीवन का लक्ष्य समझा जा रहा था। अब यहाँ पर देखो, अब हमने ये भी देखा कि जो व्यापारी परिवार थे, व्यापारी परिवार का मतलब व्यापारी परिवार जो थे वो, और साथ में ही वो परिवार जो थोड़े धनी थे, है ना, जिनके पास धन था, तो वहां पर स्त्रियां कुछ निर्णय ले सकती थी। साथ में ही जब उनके पति
अनुपस्थित रहते थे, कहीं चले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में व्यापार को वही संभालती थी, यानी स्त्रियां संभालती थी। और हमने देखा कि उनके पास शिक्षा नहीं है, फिर भी वो ये काम कर रही हैं। साथ में ही हम ये भी देखेंगे इस टाइम पीरियड में कि महिलाओं को, जो स्त्रियां थी, कुछ महिलाएं ऐसी थी जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग था, बहुत तेज था, और साथ में ही उनके अंदर जो क्रिएटिविटी यानी जो रचनात्मक जो एक शक्ति होती है वो भी विकसित थी। साथ में ही वो उस टाइम पीरियड में जो मानवतावादी शिक्षा चल रही थी वो उसके लिए संवेदनशील यानी एक सेंसिटिव विचार रख रही थी, क्योंकि ये क्या थी, बौद्धिक थी। तो बौद्धिक थी तो जो मानवतावादी विचारधारा है उससे प्रभावित हो रही थी। यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध महिला विद्वान, जहां वो कहाँ की रहने वाली थी, वेनिस निवासी थी। इटली का जो वेनिस नगर है वहां की रहने वाली थी, जिनका नाम था कसांद्रा फेदेले। क्या नाम था? कसांद्रा फेदेले। उनका ये कहना था कि महिलाओं को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी महिला के अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि वो सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सके। साथ ही अन्य प्रतिभाशाली महिलाओं में अगर हम बात करेंगे तो जो मंटुआ राज्य है, कौन सा राज्य है मंटुआ राज्य, वहां की एक महिला थी जिनका नाम था मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते। मार्चिसा इसाबेल दी इस्ते। ये जब इनके पति अनुपस्थित थे तो इन्होंने पूरा राज्य का शासन किया था, पूरा राज्य संभाला था। तो मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि एक जो व्यापारी वर्ग था या धनिक वर्ग था वहां महिलाएं अपने विचार रख सकती थी। और साथ में ही हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि किस तरीके से जब हस्बैंड नहीं रहते थे तो बाहर चले जाते थे तो व्यापार संभाल रही हैं और राज्य भी संभाल रही हैं। और साथ में कुछ महिलाएं ऐसी थी जो तार्किक बुद्धि की थी, जिनका जो आईक्यू लेवल था वो अच्छा था, क्रिएटिविटी थी वो, तो वो जो मानवतावादी शिक्षा थी उसके प्रति संवेदनशील दिखाई देती हैं। अब ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ईसाई धर्म की कुछ बातों को लेकर वाद विवाद होता है, चर्च के बीच में, मानवतावादियों के बीच में, बुद्धिजीवियों के बीच बीच में, है ना। और इस वाद विवाद का और ये जो मानसिक संघर्ष या जो शीत युद्ध चलता रहता है, इसका जो आम जनता है उस पर क्या असर पड़ा, और किस तरीके से जो जो चर्च है उसका जो महत्व घटता है या उसकी जो पकड़ है वो लोगों के ऊपर से थोड़ी ढीली हो जाती है। तो आइए हम बात करते हैं 15th और 16th सेंचुरी में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए, जिनमें ईसाई चर्च के अनेक सदस्य शामिल थे। देखो अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी जो ये 15th और 16th सेंचुरी में जो उत्तरी यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज थी और जो वहां के विद्वान थे मानवतावादी विचारधाराओं को जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसे विद्वान थे जो ईसाई चर्च के सदस्य थे, यानी ईसाई चर्च से बिलोंग करते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, मानवतावादी क्या मानते थे, मानवतावादियों का ये मानना था कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, पर मनुष्य स्वतंत्र है अपने जीवन को जीने के लिए, यानी वो आजाद है अपने तरीके से जीवन को जीने के लिए। और मनुष्य को जो उसकी खुशी है वो इसी विश्व में और अभी वर्तमान में खोजनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सोच कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे तो हम खुश होंगे, या हमारा जो पिछला था वो बहुत अच्छा था, बहुत बुरा था, उसमें नहीं जीना है, वर्तमान में जीना है। और जो खुशी है वर्तमान में है, और यहीं पर हमें सारी चीजें, यानी इसी विश्व में हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर एक ईसाई मानवतावादी हुए हैं जिनका नाम है इंग्लैंड के टॉमस मोर। क्या नाम है? इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस। इनके विचार थे और बहुत उग्र थे चर्च के बारे में, और ये विचारधारा रखते हैं कि चर्च एक लालची लूट खसोट वाली संस्था बन गई है। किसके विचारों से, यानी किन्होंने ये बात कही, तो इनको कहा इंग्लैंड के टॉमस मोर ने और हॉलैंड के इरेस्मस ने, है ना। अब क्या कहा गया, देखो एक प्रथा थी उस टाइम के जो चर्च थे वहां पर, वो प्रथा क्या थी, पादरी कहते थे लोगों से कि अगर आप चाहते हैं
कि आपको स्वर्ग में जगह मिले, आपका वर्तमान सुधर जाए और आपके सारे पाप दूर हो जाएं, है ना? तो एक दस्तावेज आपको खरीदना पड़ेगा जिसका नाम है पाप स्वीकारोक्ति। क्या नाम है? पाप स्वीकारोक्ति। जब ये दस्तावेज आप खरीद लेंगे तो आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। और ये दस्तावेज चर्च फ्री में नहीं देता था, उसके लिए वो लोगों से पैसे लेता था। तो ये जो अब मानवतावादी विचारधारा आ गई, लोगों के अंदर एक बौद्धिक सोच ने जन्म ले लिया, तो लोग सोचने लगे, विचार करने लगे। अब ऐसी स्थिति में जो धन ऐंठने का सबसे सरल तरीका बताया गया है इस दस्तावेज को, किसके द्वारा? मानवतावादियों के द्वारा। अब देखो क्या होता है, मुद्रण प्रणाली स्टार्ट हो जाती है, छापे खाने बन जाते हैं और हमने देखा कि सबसे पहले बाइबल की छपाई कर दी गई। तो बाइबल की छपाई करने से क्या हुआ कि बाइबल आम जनता के लिए एक सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में छपी। तो लोगों को ओरिजिनल बाइबल में क्या है वो बातें समझ में आने लगी। तो जब समझ में आने लगी तो तब लोगों को लगा कि ये जो पादरी जो अंधविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रथाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो इस हमारे धर्म में लिखा ही नहीं है, इस बाइबल में लिखा ही नहीं है। तो लोग अब विरोध करने लगे थे चर्च का। और यहाँ तक कि जो यूरोप के प्रत्येक भाग में कृषकों ने, यानी यूरोप के हर हिस्से में जो किसान था उसने चर्च द्वारा जो कर लिया जाता था उनसे, उसका विरोध किया। और ये विरोध यूरोप के प्रत्येक भाग में दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखो एक और क्रांतिकारी विचारधारा जन्म लेती है, जहां से हम देखेंगे कि ईसाई धर्म के मानने वालों के दो संप्रदाय बनकर निकलते हैं। एक है कैथोलिक धर्म निकलता है और दूसरा है प्रोटेस्टेंट धर्म, है ना? अब देखो क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 1517 ईस्वी में जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर के बारे में। कौन? जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर के बारे में। ये इन्होंने एक अभियान चलाया, किसके विरुद्ध? कैथोलिक चर्च के विरुद्ध इन्होंने अभियान चलाया। और इनका क्या तर्क था? इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर पादरी ये कहते हैं कि आप मेरे माध्यम से ईश्वर को पा सकते हैं तो ये बात गलत है। आम जनता को ये बात समझनी चाहिए कि पादरी की जरूरत नहीं है ईश्वर से संपर्क स्थापित करने के लिए, है ना? ये बात किसने बोली? जर्मन भिक्षु मार्टिन लूथर ने बोली है। अब इसी आंदोलन को, यानी ये जो सोच है चर्च की, ये जो मानसिकता है, ये जो गलत प्रथाएं थी, इसी के विरोध में जो ये सुधारवादी एक आंदोलन चलता है जिसका नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। क्या नाम दिया गया? प्रोटेस्टेंट सुधारवाद, है ना? अब धीरे धीरे जो इनकी विचारधारा थी वो बिल्कुल होता है ना, जंगल में आग की तरफ फैलती है, तो उसी तरीके से जंगल में आग की तरफ फैलते हुए पूरे यूरोप में फैलती है। और हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सबसे पहले जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जो चर्च थे उन्होंने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंधों को क्या किया? समाप्त कर लिया। अब यहाँ पर हम आकर देखेंगे कि देखो अब ये क्या कह रहे हैं, जो सिर्फ आम जनता ही नहीं मार्टिन के विचारों से प्रभावित थी, बल्कि जो शासक थे, है ना, जो शासक थे वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि इंग्लैंड के शासकों ने पोप से संबंध समाप्त किए। अभी हमने देखा कि आम जनता ने और कुछ चर्च के कुछ सदस्यों ने किया, किसानों ने किया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इंग्लैंड के शासक थे उन्होंने अपने संबंध समाप्त कर लिए और खुद को, यानी इंग्लैंड के जो राजा और रानी थे उन्होंने अपने आप को चर्च का प्रमुख बता दिया। ठीक है? अब देखो इसी क्रम में अब धीरे धीरे जैसी विचारधाराएं पनपने लगी, बढ़ती गई, विचारों में परिवर्तन आता गया, एक बुद्धिजीवी वर्ग का जन्म होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक अलग तरीके की संस्कृति का विकास होता जा रहा है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि स्पेन और इटली के पादरियों ने क्या किस विचारधारा पर जन्म दिया? सादा जीवन और निर्धनों की सेवा। स्पेन और इटली के पादरी कहते हैं कि एक सिंपल जीवन इंसान को जीना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए और निर्धनों की सेवा करनी चाहिए, यानी गरीबों की सेवा, जो जरूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। अब इसी विचारधारा को फैलाने वाले कौन थे?
इग्नेशियस लोयाला थे। कौन थे? इग्नेशियस लोयाला थे, जिन्होंने स्पेन में 1540 ईस्वी में, जिन्होंने स्पेन में 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था बनाई। और इनके जो अनुयायी हैं, यानी जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनकी बातों को मानते हैं, इनकी बातों का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जेसुइट कहा गया। क्या कहा गया? जेसुइट। अब देखो, बाइबल के दो पार्ट हैं। कौन से पार्ट हैं? बाइबल के दो पार्ट हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट और एक है न्यू टेस्टामेंट। तो न्यू टेस्टामेंट में क्या कहा गया है? जैसे कहा जाता है ना, रामायण के इतने खंड हैं, उसी तरीके से बाइबल के भी दो पार्ट हैं, और उसका जो एक पार्ट है उसका नाम है न्यू टेस्टामेंट। अब इस टेस्टामेंट में क्या कहा गया है, देखिए। बाइबल के इस खंड में ईसा मसीह का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में, धर्मोपदेश, उन्होंने अपने धर्म से संबंधित कौन कौन से उपदेश दिए हैं, साथ में ही उनके जो स्टार्टिंग के जो फॉलोअर्स थे, यानी जो उनकी बातों को मानते थे और विश्व में जा जाकर फैलाते थे, उन चीजों के बारे में लिखा गया है न्यू टेस्टामेंट में। अब देखिए, यहाँ पर आता है कोपरनिकसीय क्रांति। कौन सी क्रांति आ रही है? कोपरनिकसीय क्रांति आ रही है। कोपरनिकस कौन थे? एक भूगोलवेत्ता थे, सॉरी, एक खगोलवेत्ता थे। खगोलवेत्ता का मतलब है कि जो आकाश के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में, इन सब विषयों के बारे में अध्ययन करे। तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने खोज की और खोज में इन्होंने बताया कि पृथ्वी सहित समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सहित जो जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य की, है ना। और कोपरनिकस मार्टिन लूथर के समकालीन थे। अब इसमें देखो क्या बताया गया है। जो इनकी विचारधारा थी, जो कोपरनिकस की विचारधारा थी, वो इन्होंने अपने अध्ययन से इस विचारधारा को समझ लिया था, इनको भरोसा था अपनी बात पर, लेकिन ये अपनी बात को, अपने अपने जो इस विचार को कह नहीं पाए थे, क्योंकि उनको डर था उस समय के चर्च का, है ना, और जो ईसाई भावनाएं थी उनका डर था, इस वजह से वो कह नहीं पाए। जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उसके आखिरी टाइम पीरियड में उन्होंने अपने शिष्य को ये बात बताई है। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, देखो, हाँ, इसमें उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी सहित समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे कि ईसाई क्या मानते थे, पृथ्वी के बारे में उनकी क्या राय थी, मनुष्य के बारे में उनकी क्या राय थी। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मनुष्य क्या है? मनुष्य पापी है ना। और साथ में उन्होंने कहा कि पृथ्वी पापों से भरा हुआ है, और इन पापों का बोझ इतना ज्यादा है, इसका भार इतना ज्यादा है, जिससे पृथ्वी स्थिर है, यानी टिकी हुई है ना। और जो पृथ्वी की स्थिति है वो कहाँ पर है? ब्रह्मांड में बिल्कुल बीच में है, यानी पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की जो स्थिति है बिल्कुल मिडल में है, सेंटर में है। और इसके चारों ओर, यानी पृथ्वी के ही चारों ओर जो खगोलीय ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर ही जो खगोलीय ग्रह हैं वो घूम रहे हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी कोपरनिकस ने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, जो इनकी विचारधारा थी, यानी चर्च और ईसाइयों की जो विचारधारा थी इस टाइम पीरियड में, इस बातों को नकारते हुए जो वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण जताया। मतलब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, उनका जो एटीट्यूड था, उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। किस बारे में? एक तो पृथ्वी को लेकर हमें यही दिख गया कि पृथ्वी सहित समस्त ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मनुष्य पापी है तो पृथ्वी नहीं घूम रहा है, या मनुष्य के पाप का बोझ ज्यादा है तो पृथ्वी हिल नहीं पा रही है, ये सोच नहीं थी। तो वैज्ञानिकों ने इन चीजों का धीरे धीरे विरोध करना स्टार्ट किया। आइए हम देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद देखो, मैंने कहा था ना कि कोपरनिकस, तो कोपरनिकस के जो शिष्य थे उन उनका नाम क्या था? जोहानेस कैप्लर। क्या नाम था? जोहानेस कैप्लर। जोहानेस कैप्लर ने ही कोपरनिकस के जो सौर मंडलीय सिद्धांत हैं, क्योंकि जब वो उनकी मृत्यु होने वाली थी तो मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य जोहानेस कैप्लर को इस बारे में बताया था,
है ना। और जोहानेस केपलर ने ही अपने गुरु की जो सोच थी और उनका जो सिद्धांत था कि सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत, इसको लोकप्रिय बनाया, इसको फैलाया और दुनिया को इसके बारे में बताया अपनी बुक के माध्यम से, जिसका नाम था कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। क्या नाम था? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। साथ में ही गैलीलियो गैलीली की बुक का क्या नाम था? द मोशन। क्या नाम था? द मोशन। गैलीलियो गैलीली की बुक का नाम था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि समस्त ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता है। ये बात किसने कही? केपलर ने कही। किसने कही? केपलर ने कही, अपने गुरु कोपरनिकस के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए। ठीक है। अब देखो, ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विद्वानों में गैलीलियो गैलीली भी थे। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किस तरीके से ज्ञान को, किसी भी तरीके से ज्ञान को सिर्फ विश्वास के आधार पर हम नहीं बता सकते। ज्ञान को ढूंढने के लिए ऑब्जर्वेशन, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, और साथ में एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग होना चाहिए। जिस जिस बात में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट होगा वो ज्ञान कहलाएगा और विज्ञान कहलाएगा। ठीक है ना। विश्वास अलग चीज है और ज्ञान प्रयोग और अवलोकन के आधार पर अलग चीज है। तो इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर हम देखते हैं कि उस टाइम पीरियड में जो अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे कि फिजिक्स का क्षेत्र जिसको भौतिकी बोलते हैं, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के बारे में, बायोलॉजी जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग होते हैं, अनेक खोजें होती हैं। और चूंकि धीरे धीरे जो है विकास स्टार्ट हो जाता है, तो जो भी काम होता है, जो भी खोज होती है, बहुत तीव्र गति से हो रही है और पूरे विश्व में फैलती जा रही है। अब ब्रह्मांड का अध्ययन के बारे में बात करेंगे तो देखो क्या कहा जा रहा है। अंत में यह अवधारणा कि 14th सेंचुरी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, क्वेश्चन किया जा रहा है। पुनर्जागरण शब्द में अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14th सेंचुरी में पुनर्जन्म हुआ तथा समकालीन विद्वानों ने ईसाई विश्व दृष्टि के स्थान पर पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या कहा जा रहा है। देखिए, हमने ये मान लिया था कि 14th सेंचुरी वाला जो टाइम पीरियड है, यानी 14th सेंचुरी तक अंधकार युग था, और जैसे ही 15th सेंचुरी स्टार्ट होता है, पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हो जाता है। ये हमें विद्वानों ने बताया है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ईसाई विश्व दृष्टि के स्थान पर पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया गया। यानी कि पूर्व का मतलब यहाँ पे समझ लो पहले। पूर्व का मतलब है कि जो ओरिजिनल बाइबल है, जो ओरिजिनल बाइबल से निकली हुई बातें हैं और ईसा मसीह के जो ओरिजिनल धर्मोपदेश हैं, उसके आधार पर उस दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार किया गया। और साथ में ही जो चर्च पादरी के द्वारा या कैथोलिक चर्च के द्वारा जो विचार विमर्श फैलाए जा रहे थे, जो भी एक्टिविटीज की जा रही थी, उसको बंद करने की कोशिश करी गई और जो पुराने जो ओरिजिनल ईसाई धर्म है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाने लगा। अब यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि 14th सेंचुरी में एक और घटना होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो लोगों के व्यवसाय के आधार पर, यानी लोगों को काम के आधार पर दो भागों में बांटना स्टार्ट हो गया था, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं। प्राइवेट, देखो, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक मतलब पब्लिक क्षेत्र में बांटा जाने लगा था। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। यानी हम ये भी देखते हैं इस टाइम पीरियड में कि भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पर यूरोप यूरोप के जो अलग अलग क्षेत्र थे वो अपनी पहचान की स्थापना करने लगे थे। देखो, इस लैंग्वेज को क्यों बोला गया है? लैंग्वेज को इसलिए बोला गया है क्योंकि मुद्रण प्रणाली स्टार्ट होने की वजह से किताबों की छपाई स्टार्ट हो गई थी। तो इस वजह से भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाना आसान हो गया था।
साथियों, इस वीडियो में इतना ही। यहीं पर हमारा ये चैप्टर बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं समाप्त होता है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू होगा, जो कल मेरे द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही अगर आप विजिट करना चाहते हैं, मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप जो हमारा टेलीग्राम लिंक दिया गया है यहाँ पर, वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी, यहाँ पर जाकर आप फ्री में मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और साथ में ही जिनको जरूरत हो अपने साथ उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मैं फिर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। आपके साथ के साथ ही, आपके सहयोग के साथ ही मैं कर पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।